गुड मॉर्निंग बच्चों। इसके पहले वाले वीडियो में हमने चर्चा की थी सामाजिक समूह क्या है। मर्टन ने सामाजिक समूह की कौन कौन सी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख किया है और सामान्य तौर पर सामाजिक समूह की कौन कौन सी विशेषताएं कही जा सकती हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि समूह कितने प्रकार के होते हैं और जिसके अंतर्गत प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह प्रमुख तौर पर माना जाता है। इसकी अपनी कौन कौन सी विशेषताएं हैं और समूह का व्यक्ति के जीवन में क्या महत्व देखने को मिलता है। सामाजिक समूह का यदि वर्गीकरण किया जाए तो समाजशास्त्रियों ने इस वर्गीकरण को कई भागों में विभक्त करके समझाने का प्रयास किया है, जिसमें आपने कहा सदस्यों की संख्या के आधार पर। कुछ समूह कम सदस्य संख्या के आधार पर होते हैं, कम सदस्य संख्या जिनकी होती है उनको हम कहते हैं छोटे समूह, और जिनकी संख्या ज़्यादा होती है उसको हम बृहत् समूह के नाम से संबोधित कर सकते हैं। दूसरा आपने बताया है कुछ समूह औपचारिक होते हैं जिनका निर्माण सोच समझ के किया जाता है, विचार विमर्श नियमों के आधार पर किया जाता है। और कुछ समूह अनौपचारिक समूह होते हैं जिसमें हम कह सकते हैं परिवार, पड़ोस, खेलकूद का मैदान, ये अनौपचारिक समूह। तीसरा प्रमुख आधार जो समूह का माना गया है वह है स्थायित्व के आधार पर, यानी स्थायी समूह और अस्थायी समूह। स्थायी समूह उस समूह को कहा जाता है जो लंबे समय तक समाज में देखने को मिलती है, और अस्थायी समूह वह समूह है जो कुछ समय तक रहते हैं, उसके बाद धीरे धीरे वो समाप्त हो जाते हैं, स्वतः ही अपने आप समाप्त हो जाते हैं। जिसमें हम कह सकते हैं भीड़ एक ऐसा समूह है कि एक बार इकट्ठा होता है, धीरे धीरे वो अपने आप समाप्त होता चला जाता है। हम की भावना के आधार पर पहला है अंतः समूह और दूसरा है बाह्य समूह। अंतः समूह उस समूह को कहा जाता है जिस समूह के सदस्यों के बीच हम की भावना पाई जाती है, यानी हम सब एक हैं, हम मिलकर कार्य करेंगे। तो ऐसे समूह को हम कहते हैं अंतः समूह। और दूसरा समूह जो बताया गया है बाह्य समूह। बाह्य समूह वह समूह कहा जाता है जिसके सदस्यों के बीच में हम की भावना का अभाव पाया जाता है या कम देखने को मिलती है। कुछ समूह आकांक्षा के आधार पर निर्माण किया जाता है, यानी हमारी इच्छा है उसे प्राप्त करने की, लेकिन हम अभी तक उसे प्राप्त नहीं कर पाए हैं। हम उस समूह का सदस्य बनना चाहते हैं, आकांक्षा है हमारे मन में उस समूह का सदस्य बनने की, तो उसे हम आकांक्षा के आधार पर निर्मित समूह के नाम से संबोधित करेंगे। सामाजिक समूह के संदर्भ में सबसे प्रमुख जो वर्गीकरण किया गया है वो है सामाजिक संबंधों के आधार पर समाज का या समूह का वर्गीकरण। सामाजिक समूह के आधार पर समाज को
या समूह को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। एक है प्राथमिक समूह और दूसरा है द्वितीयक समूह। अब हम चर्चा करेंगे प्राथमिक समूह क्या है और द्वितीयक समूह क्या है। प्राथमिक समूह की अवधारणा चार्ल्स कूले ने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में सन 1909 में प्राथमिक समूह की अवधारणा प्रस्तुत की है। आपका मानना है कि प्राथमिक समूह वह समूह है जिनके सदस्यों के बीच में आमने सामने का घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, सहयोग जैसी भावना पाई जाती है, वह आदर्श का निर्माण करते हैं और जो समाज को बांधने का कार्य करते हैं। प्राथमिक समूह को परिभाषित करते हुए लुंडबर्ग ने लिखा है, प्राथमिक समूह का तात्पर्य दो या दो से अधिक ऐसे व्यक्तियों से है जो घनिष्ठ, सहभागी तथा वैयक्तिक ढंग से एक दूसरे से व्यवहार करते हैं। प्राथमिक समूह की विशेषताओं के तौर पर यह कहा जा सकता है कि प्राथमिक समूह के सदस्यों के बीच में शारीरिक समीपता देखने को मिलती है। समूह का आकार लघु छोटा होता है, व्यक्तियों की संख्या कम होती है। लंबे समय तक संबंधों की अवधि यानी लंबे समय तक हम एक दूसरे के साथ घनिष्ठ तौर पर जुड़े रहते हैं और जितने लंबे समय तक हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे वैसे वैसे हमारे संबंधों में स्थिरता देखने को मिलती है और स्पष्टता देखने को मिलती है। समूह के जो सदस्य होते हैं उनके उद्देश्य करीब करीब समान होते हैं। इस कारण समूह के सदस्य सभी मिलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। जो संबंध होते हैं स्वयं लक्ष्य बन जाते हैं, औपचारिकताएं नहीं होती, दिखावा नहीं होता, सब लोग अपने लक्ष्य को मिलकर प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। संबंध वैयक्तिक होते हैं। वैयक्तिक से तात्पर्य होता है कि ये संबंध हस्तांतरित नहीं होते, वरन व्यक्ति की मृत्यु के बाद यह संबंध स्वतः समाप्त हो जाते हैं। संबंध संपूर्ण होते हैं। संपूर्णता से तात्पर्य है कि जीवन के किसी एक पक्ष से ही हम नहीं जुड़ते, वरन व्यक्ति की संपूर्णता के साथ समूह के सभी सदस्य एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं। संबंधों का स्वतः विकास होता है, यानी इसमें औपचारिकता देखने को नहीं मिलती, अनौपचारिकता देखने को मिलती है। प्राथमिक संबंधों में नियंत्रण की शक्ति अपार होती है, यानी जो भी व्यक्ति प्राथमिक समूह का सदस्य होता है वह एक दूसरे के व्यवहार को नियंत्रित करने का कार्य करते रहते हैं। ये कुछ विशेषताएं हैं प्राथमिक समूह की। अब हम बात करते हैं प्राथमिक समूह का व्यक्ति के जीवन में क्या महत्व देखने को मिलेगा। जब कभी भी प्राथमिक समूह समाज में है तो वह व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करने का कार्य करता है। व्यक्ति को
मानसिक सुरक्षा प्रदान करता है, मनोरंजन का कार्य करता है। यह व्यक्ति को समाज के प्रतिमानों का, नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं और जिसके कारण व्यक्ति आंतरिक संतोष की प्राप्ति करता है। प्राथमिक समूह को हम व्यक्ति और समाज के बीच एक कड़ी भी मान सकते हैं, जिससे व्यक्ति की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है और व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समूह का लक्ष्य ही उसका अंतिम लक्ष्य हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समूह का स्तरीकरण क्या है और स्तरीकरण के अंतर्गत सामाजिक संबंधों के आधार पर समाज का जो वर्गीकरण किया है, जिसमें दो प्रमुख बातें हैं, प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह। अभी हमने चर्चा की प्राथमिक समूह क्या है, उसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं और उसका हमारे जीवन में क्या महत्व देखने को मिलता है। थैंक यू बच्चों।